हेलो एवरीवन। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, नए चैप्टर के साथ आ गए हैं। तो यार यहाँ पर ये चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इससे पहले यार मैग्नेटिज्म के केपलर सेकंड थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन का पार्ट 1 यार इन सब चीज़ों के मैं वीडियोस डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यार मेरा उद्देश्य केवल आप तक फॉर्मूला पहुँचाना है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल बनते हैं, तो बिना टाइम गवाए चलिए फॉर्मूलाज देखते हैं। यार थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। आज पूरा इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले यार स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। तो यार बेसिकली आप लोगों को सेल्सियस स्केल तो बहुत अच्छे से पता है। अब देखो इसमें क्या है, 3 स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। यार सेल्सियस स्केल में जो आइस पॉइंट होता है वो सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्टीम पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पॉइंट में सबसे पहले सबके आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट देख लेते हैं। केल्विन स्केल में आइस पॉइंट 273 केल्विन, स्टीम पॉइंट 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यार बेसिकली सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के बारे में ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट सबको पता होता है, क्योंकि केल्विन स्केल बेसिकली हम लोग 9-10 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो डायरेक्ट पढ़ा होगा, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है, जो कि ये रहा C-C/5 = F-32/9, जो कि लास्ट में मैंने पूरा डिराइव करके बताया है। लेकिन यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से? बेसिकली बच्चे केवल ये चीज़ रट लेते हैं, लेकिन यार समझो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्केल हो, उस स्केल को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो सेल्सियस स्केल है, तो सेल्सियस स्केल को लिखेंगे C-0/100। अब ये C-0 कैसे आया? सेल्सियस स्केल है तो C यूज़ किया, ज़ीरो यानी कि माइनस हमें करना है जो भी आइस पॉइंट है। सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट 0 होता है, तो C-0 करना है। अपॉन में आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का डिफरेंस। इसका मतलब अपॉन में वो चीज़ नहीं है जो स्टीम पॉइंट है, ठीक है ना। इस अपॉन में वो चीज़ है जो कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। 100 और 0 के बीच का डिफरेंस 100 है, तो वो लिखती है। इसी तरह से केल्विन स्केल में जो भी आइस पॉइंट है वो माइनस करना है, तो K-273 और 273 और 373 के बीच का डिफरेंस वो लिखना है अपॉन में, यानी 100। इसी तरह फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट है वो माइनस करना है, यानी F-32, और आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का डिफरेंस यानी 212 और 32 का डिफरेंस, दैट इज़ 180, ऐसे लिखना है। इन सबको आपस में इक्वेट करके यहाँ से आप सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन निकाल सकते हो, और उसके बाद आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वेट करके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकाल सकते हो। तो बेसिकली यार ये फंडा था। मान लो कोई फॉर्मूला भूल भी जाओ तो इस तरह से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये स्केल वाले सवाल जो होते हैं ना, वो आते हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे अगर आप इस अप्रोच से सॉल्व करोगे जो मैंने बताया है, ठीक है। कि जो भी स्केल है, जैसे सेल्सियस स्केल है तो C-0, ज़ीरो मतलब उसका आइस पॉइंट, ठीक है ना। अपॉन में आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का डिफरेंस। केल्विन में आइस पॉइंट 273 होता है, फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट जो है वो 32 डिग्री F होता है, इस तरह से। और अपॉन में स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया। अब बात यार करते हैं इस टॉपिक से चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो क्या होता है कि जो भी हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक रॉड है, जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो L0 है, ठीक है। और जब हमने इसको हीट किया तो ये कुछ डेल्टा एल बढ़ गई, यानी हीट करने पर ही थोड़ी एक्सपेंड हो गई, तो इसकी जो फाइनल लेंथ हो गई वो हो गई L0 प्लस डेल्टा एल। अब बेसिकली जो डेल्टा एल होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि रॉड कितनी बढ़ी, वो डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, वो होगा L0 अल्फ़ा डेल्टा टी के इक्वल। और जो फाइनल लेंथ हो गई रॉड की, दैट इज़ एल, वो किसके इक्वल होगी, L0 प्लस डेल्टा एल। मतलब जो इनिशियल थी वो तो थी, साथ में जितनी बढ़ गई वो, यानी L0 प्लस डेल्टा एल। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल लेंथ ये निकल के आएगी। देखो L इज इक्वल्स टू L0 प्लस L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। L0 को कॉमन ले लेना, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला ना मन मस्तिष्क में एकदम से, मतलब एकदम कंठस्थ कर लो, एकदम इंसर्ट कर लो अपने दिमाग में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात आती है यार इसमें सारे टर्म्स की बात। एल है फाइनल लेंथ, L0 है इनिशियल लेंथ, 1 तो 1 है ही, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद यार बात आती है अल्फ़ा कंपोजिट। ये क्या होता है? ये होता है जैसे मान लो कभी आपको वो दो अलग अलग रॉड देगा, कोई रॉड ए मान लो, कोई रॉड बी मान लो, ठीक है। और उसने मान लो दे दिया ए रॉड का अल्फ़ा दे दिया अल्फ़ा 1, बी का दे दिया अल्फ़ा 2। ए रॉड की लेंथ दे दी L1, बी रॉड की लेंथ दे दी L2। अब पूछा कि दोनों रॉड को आपस में जोड़ दिया, जोड़ के एक कंपोजिट रॉड बना दी, बताओ उस कंपोजिट रॉड का अल्फ़ा कितना होगा। तो उसका निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। यार ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। जो फॉर्मूलाज मैं लेके आया हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद कर लो, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा यार, कोई दिक्कत कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा कंपोजिट कितना हो जाएगा, L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपॉन L1 प्लस L2। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है।
उसके बाद बात आती है बाईमेटेलिक स्ट्रिप की। यार बाईमेटेलिक स्ट्रिप में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास दो स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब दो रॉड्स होती हैं, दोनों का अल्फा अलग होता है, एक का मान लो अल्फा 1, एक का मान लो अल्फा 2, ठीक है। अब जैसे मान लो ऊपर वाली रॉड का अल्फा 1 बड़ा है नीचे वाली रॉड की अल्फा से, मतलब अल्फा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फा 2, तो जब आप इसको हीट करोगे, देखो दोनों रॉड्स अलग अलग मटेरियल की हैं, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप मतलब दोनों रॉड्स अलग अलग मटेरियल की हैं, किसी का अल्फा ज़्यादा किसी का अल्फा कम है, तो कोई ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी थोड़ी सी हीट देने पे, कोई कम एक्सपेंड करेगी उतनी ही हीट पर। तो क्या होता है बेसिकली ये जो है ना ये मुड़ जाती हैं। कहने का मतलब जब आप इसे हीट करोगे तो इस तरह से ये जो रॉड्स होती हैं स्ट्रिप्स होती हैं ये मुड़ जाती हैं, और इसमें कुछ नहीं है, बस ये चीज़ एक समझने वाली है। उसके बाद बात यार आती है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आप लोग आराम से जानते हो, आसानी से जानते हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम हीट करें पेंडुलम में लगे वायर को, तो हीट करने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। देखो टेम्परेचर और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है फॉर्मूले से देखो। और अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड जो है मतलब जो डेल्टा टी है वो बढ़ेगा। अब देखो डेल्टा टी बढ़ने का मतलब क्या है कि घड़ी को मान लो कि घड़ी को 4 से 5 एक घंटे में दिखानी चाहिए, लेकिन घड़ी वो एक घंटे का समय 1.5 घंटे में दिखा रही है, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो बढ़ रहा है। कहने का मतलब घड़ी समय ले रही है एक घंटे को दिखाने में, एक घंटे की बजाय वो 1.5 घंटा ले रही है 4 से 5 दिखाने में। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, 4 से 5 बजेंगे तो एक घंटे में ही तो बजेंगे, लेकिन घड़ी क्या कर रही है, घड़ी उसी समय को 1.5 घंटे में दिखा रही है। तो इस केस में क्या होता है, टाइम जो है वो लॉस होता है, ठीक है। और जब आप वायर को कूल करोगे, मतलब किसी ऐसी जगह पेंडुलम को रखोगे जहाँ थोड़ी ठंडक है, कूल है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कम होगा तो फॉर्मूले से देखो टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ भी कम होगी, और जो टाइम पीरियड है उसमें लॉस आएगा। मतलब क्या है, टाइम पीरियड में लॉस आने का मतलब डेल्टा टी कम होगा, ठीक है, डेल्टा टी जो है वो कम होगा। और टाइम में क्या आएगा, टाइम में गेन आएगा। देखो ब्रैकेट में लिखा है ना, टाइम क्या होगा, टाइम गेन होगा। इसमें क्या है कि जैसे मान लो 8 से 9 एक घंटे में बजने चाहिए, लेकिन वो घड़ी 45 मिनट में ही 8 से 9 बजा दे रही, ठीक है। यानी कि टाइम दोनों ही सूरत में गलत है, यानी दोनों ही केसेस में चाहे हीट करो चाहे कूल करो टाइम गलत ही दिखाएगी घड़ी। लेकिन हीट करने पे टाइम लॉस होगा, कूल करने पे टाइम गेन होगा। ये तो या तो आप डायरेक्ट याद कर लो या फील ले लो कि भैया हीट करोगे तो जो डेल्टा टी है वो बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब टाइम वो जो टाइम उसे एक घंटे में दिखाना चाहिए वो टाइम वो 1.5 घंटे में दिखा रही। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता हो 1 घंटा 15 मिनट में दिखा रही हो। इसी तरह जो टाइम उसे कूल कूल के केस में बात करें, जब टेम्परेचर कम होगा लेंथ कम होगी, डेल्टा टी जो है वो भी कम होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो टाइम उसे एक घंटे में दिखाना चाहिए वो टाइम वो जल्दी दिखा दे रही, 8 से 9 एक घंटे में बजने चाहिए, लेकिन वो 8 से 9 45 मिनट्स में ही दिखा दे रही। तो टाइम तो दोनों ही केसेस में गलत है, लेकिन हीट करोगे तो टाइम लॉस होगा, कूल करोगे तो टाइम गेन होगा। ये थोड़ा वैसा टॉपिक था इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा बताने में, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर सीधा सीधा भाई मेरे फार्मूला है डेल्टा टी का, जो कि आपको याद रखना है, जो कि हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेल्टा टी होता है उन मतलब सारी चीज़ों के मतलब लिखे हैं, सारे टर्म्स के मतलब लिखे हैं। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम पीरियड, अल्फ़ा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, पीछे पढ़ चुके हो। डेल्टा थीटा का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और कैपिटल टी का मतलब ओरिजिनल टाइम पीरियड। यहाँ पर किसी भी टी का मतलब टेम्परेचर नहीं है, डेल्टा थीटा का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो सारे टर्म्स के मतलब आराम से देख लेना। दूसरा यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, इसमें एक रिलेशन होता है डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। अब बेसिकली वो क्या करेगा, जैसे आपको सवाल देगा तो उस सवाल में वो पूछेगा, जैसे मान लो उसने पूछा आपको, उसने बता दिया कि पहले घड़ी रखी थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर घड़ी रखी हमने 35 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी आपने ऊपर देखा टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम का लॉस होगा, ठीक है। अब वो पूछेगा टाइम लॉस होगा कि गेन होगा, तो आप आराम से बता दोगे टाइम लॉस होगा। फिर वो पूछेगा कि 24 घंटे में कितना टाइम का लॉस हुआ, ठीक है। तो बेसिकली 24 घंटा, यानी पूछ रहा है कि 24 घंटे में कितना लॉस हुआ, तो जो स्मॉल टी है वो होगा 24, और कितना लॉस हुआ यानी डेल्टा स्मॉल टी की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। और आपको ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है, डेल्टा कैपिटल टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। इस फॉर्मूले को लिखना डेल्टा टी की जगह, भाई डेल्टा टी की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा कैपिटल टी की जगह क्या लिखोगे, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, और टी से टी कट जाएगा। सॉल्व करना, कोई ऐसा सवाल पकड़ना, ठीक है ना, और उससे सॉल्व करना। डेल्टा कैपिटल टी की जगह लिखना हाफ अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन टी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, ठीक है। और अपॉन में टी है ही, टी से टी काट देना, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा इन सब की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है।
और जितने समय में लॉस पूछे, जैसे पूछेगा कि 24 घंटे में कितना लॉस हुआ, तो वो 24 घंटा जो है ना वो वैल्यू होगी स्मॉल टी की, और कितना लॉस हुआ मतलब डेल्टा स्मॉल टी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कोई सवाल पकड़ना और मेरी बातें सुनना, मैंने किसको क्या चीज़ बोली है, और उस हिसाब से सॉल्व करना, सवाल सॉल्व होगा। डेल्टा स्मॉल टी का मतलब कितना लॉस हुआ है, जो लॉस पूछेगा ना वही। टी कितने समय में, स्मॉल टी मतलब कितने समय में लॉस बता रहा है, 24 घंटे में लॉस पूछ रहा है कि 12 घंटे में लॉस पूछ रहा है, कितने समय में लॉस पूछ रहा है। ठीक है, और कैपिटल डेल्टा कैपिटल टी की जगह हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी रखना, और कैपिटल टी से स्मॉल टी, कैपिटल टी से कैपिटल टी मर जाएगा। यहाँ पे देखोगे ना, सॉल्व करना, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है यार थर्मल स्ट्रेस की। थर्मल स्ट्रेस में देखो क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने रॉड को ना क्या किया, वॉल के बीच में रख दिया। अब देखो क्या होगा, और रॉड को हीट किया, तो अब जब रॉड को वॉल के बीच में रख दोगे और रॉड को हीट करोगे तो रॉड तो एक्सपेंड करना चाहेगी, लेकिन वॉल उसे कंप्रेस करेगी। यानी कि वॉल की कंप्रेसिव स्ट्रेस और रॉड की एक्सपेंशन मतलब जो भी हो रही है वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो रॉड है ना उसके ऊपर एक स्ट्रेस लगेगी, और वो स्ट्रेस उसको वॉल के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब देखो यार बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, वही स्ट्रेस का फॉर्मूला है, बस टेंशन खत्म। ऐसे टेंशन खत्म किया करो। और यार स्ट्रेन क्या होती है, अब जैसे मान लो किसी चीज़ पे तुमने फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब स्ट्रेस लगाई, तो उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है, वही स्ट्रेन होती है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब यार ये चीज़ तुम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में भी पढ़ोगे, वहाँ तुम्हें स्ट्रेस स्ट्रेन यही सब पढ़ना है। ठीक है, अभी वो भी चैप्टर लेके आएंगे, उसके भी फॉर्मूलाज लेकर के आएंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो गामा के इक्वल होता है। गामा यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो गामा के इक्वल होता है। अब देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा है, स्ट्रेन का फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू गामा, ये भी याद रखना। अब यहाँ पर क्या है, ज़रा ध्यान से देखो, स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल अपॉन एल है। अब डेल्टा एल क्या है, मैंने बताया था ना जब रॉड पढ़ाई थी, रॉड के बारे में अभी अभी बताया था, रॉड को जब हीट करोगे तो रॉड कुछ ना कुछ एक्सपेंड करेगी, वो जो एक्सपेंड करेगी उसको डेल्टा एल बोलते हैं, और वो डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है। पीछे देखना वीडियो करके, यही फॉर्मूला दिखेगा। और एल मतलब एल या एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ। ठीक है, एल वैसे फाइनल लेंथ थी वहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे एल की जगह एल नॉट रखा है, इनिशियल लेंथ, तो एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो तुम्हारे पास अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रेस होती है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और अगर मैं स्ट्रेस के टर्म्स में फॉर्मूला लिखूँ तो स्ट्रेस के टर्म्स में मैं फॉर्मूला लिखूँगा स्ट्रेन इनटू गामा। ठीक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू आई है अल्फ़ा डेल्टा टी, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा अल्फ़ा डेल्टा टी। यार सारी वैल्यूज पुट करना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब फॉर्मूलाज मैंने पीछे ही लिख दिए, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन गामा के साथ सब कुछ लिख दिया, केवल और केवल इसमें डाल देना, तुम्हारा आराम से डिराइव कर लोगे। अब सिग्मा क्या होता है, मतलब स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू गामा अल्फ़ा डेल्टा टी, क्योंकि ऊपर स्ट्रेस गामा अल्फ़ा डेल्टा टी निकला था ना, अब यहाँ से फोर्स निकाल सकते हो गामा अल्फ़ा ए डेल्टा टी। सब कुछ सिंपल है, कुछ नहीं है, इधर उधर वैल्यूज़ उठा पटा कर डालनी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन याद रखो, जैसे मान लो कभी सवाल में क्या करेगा, देखो मैं वो चीज़ें भी लाया हूँ जो कि तुम्हें सवाल से देखने को मिलती हैं डायरेक्ट, जो कि फॉर्मूलाज में कोई तुम्हें बताता तक नहीं है, सोचो वो भी चीज़ मैं लेके आया हूँ। जैसे मतलब सवाल में कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें दे देगा कि दोनों की स्ट्रेस सेम है, या मान लो ऐसे दे दिया कि दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम है, मतलब टेम्परेचर दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। ठीक है, टेम्परेचर है बेसिकली ये डेल्टा टी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमेशा याद रखो यंग्स मॉडुलस यानी गामा और अल्फ़ा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। जो गामा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अल्फ़ा के, हमेशा ये चीज़ याद रखना। बस सवाल सॉल्व करते टाइम आराम से ये रिलेशन बढ़ा लेना और यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यार बात आती है एरियल एक्सपेंशन की। जैसे अभी तुमने लीनियर एक्सपेंशन रॉड में पढ़ा ना, वैसे एरियल एक्सपेंशन होता है। अब एरियल एक्सपेंशन मतलब स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, इन सब में। तो इसमें मान लो कि जो भी जब आपने हीट किया किसी स्क्वायर शेप के मटेरियल को, तो उसका जो एरिया में चेंज आया वो कितना आया, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। सिंपल सी चीज़ है यार। अब बीटा क्या है, वहाँ पर लीनियर चीज़ थी तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, यहाँ बीटा का मतलब है एरियल एक्सपेंशन, क्योंकि अब तुम एरिया वाले मटेरियल्स की बात कर रहे हो जिनके पास एरिया है। तो बीटा कुछ नहीं, एरियल एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है,
डेल्टा ए है जब तुमने हीट किया तो कितना बढ़ा। और बेसिकली इनिशियली था ए नॉट एरिया, तो ए नॉट प्लस डेल्टा ए मतलब जो इनिशियली था वो और जो बढ़ा मतलब डेल्टा ए, दोनों को आपस में ऐड कर दो तो फाइनल एरिया तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी, बीटा और ए नॉट को कॉमन ले लेना, तो ए इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यार कुछ नहीं है, सेम वही फॉर्मूला है देखो जो तुमने उधर याद किया था, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे एरिया आ गया तो ए इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सेम चीज़ वॉल्यूम एक्सपेंशन में है, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी यही होगा कि इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, बाद में जब आपने हीट किया तो थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ गई यानी डेल्टा वी हो गया। तो डेल्टा वी कैसे आएगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी। अब यहाँ पे गामा आ गया, गामा मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको जैसे वी निकालना है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम निकालनी है, तो जो इनिशियल थी वो उसमें क्या ऐड कर दो, जितनी बढ़ गई मतलब डेल्टा वी ऐड कर दो। तो सिंपली वी इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देखो सिंपल है, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है ना, लीनियर में लीनियर का कोफिशिएंट, एरिया में एरियल कोफिशिएंट, वॉल्यूम में वॉल्यूम कोफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला याद हो गया लीनियर वाला, उसी फॉर्मूले से एरिया वॉल्यूम भी कर लोगे। इंपॉर्टेंट लीनियर वाला ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसके फॉर्मूला लिखे हुए थे, एक एक बता दिया, आराम से नोट कर लो हर एक फॉर्मूला, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अब ये चैप्टर पूरा, बस एक और ये पिक्चर बची है, इसको और देख लो। इसमें देखो क्या रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, जैसे देखो गामा मैंने बोला 3 डायमेंशनल के लिए यूज़ होता है जिनके पास वॉल्यूम होती है, तो सिंपल अगर 3 डायमेंशनल के लिए यूज़ होता है तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा जो है मेरे भाई 2 डायमेंशनल के लिए यूज़ होता है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। गामा उनके लिए यूज़ होता है जो 3 डायमेंशनल है जिनके पास वॉल्यूम होती है, तो 3 अल्फा। बीटा उनके लिए यूज़ होता है जो 2 डायमेंशनल है जिनके पास एरिया होता है, तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। यार कोई मतलब बताओ कुछ हार्ड है क्या, कुछ हार्ड है क्या, बताओ बताओ बताओ, मतलब ईमानदारी से बताओ कुछ हार्ड है क्या, नहीं है ना। बस फिर देखो वेरिएशन इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ती, एरिया बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता, सबके फॉर्मूलाज भी देखे। लेकिन यार टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ती है लेकिन डेंसिटी घटती है। क्यों घटती, क्योंकि तुम्हें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी। ठीक है, यानी जो भी डेंसिटी फाइनल डेंसिटी होगी वो इनिशियल डेंसिटी की कम होगी, इनिशियल डेंसिटी ज़्यादा होगी, फाइनल डेंसिटी कम होगी। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा रो है मतलब डेंसिटी जो है वो कितनी बड़ी, तो बेसिकली वो तो रो नॉट गामा डेल्टा टी होगा, लेकिन जो रो है यानी जो फाइनल डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल डेंसिटी में से कितना डेंसिटी चेंज हुई उसे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी घटती है। ये बात तुम डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूला से समझ सकते हो, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी होगी, रो नॉट माइनस डेल्टा रो। अब यहाँ पर यार सब वैल्यूज पुट कर दो, रो नॉट की जगह रो नॉट, रो और डेल्टा रो की जगह रो नॉट गामा डेल्टा टी। देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, डेंसिटी घट रही है तो माइनस लग गया और कुछ नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना, बस डेंसिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, और घटती है तो माइनस आ गया। ठीक है, इसके बाद यार बात आती है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इसमें देखो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में देखो यार क्या होता है कि वाटर जो है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रंग बदलता है। अब मतलब इस बात को सीरियसली मत ले जाना, रंग बदलने का मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की वॉल्यूम होती है ना वो सबसे मिनिमम होती है। बात को समझना बड़े ध्यान से, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की वॉल्यूम मिनिमम होती है। तो तुम कहोगे कि यार 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जाएंगे, मान लो माइनस वगैरह पे, तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगी। हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस यार वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वाटर की वॉल्यूम सबसे मिनिमम होती है। ये मैंने ग्राफ बना रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखो। इसी तरह यार क्या होता है, अगर वॉल्यूम मिनिमम होगी तो तुम्हें पता है वॉल्यूम और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम है तो 4 डिग्री सेल्सियस से मेरे भाई डेंसिटी जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है। और जो डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है वही डेंसिटी हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। क्या ये बात तुम्हें पता थी आज से पहले? पता होती अच्छी बात है, नहीं पता थी तो यार समझ लो। ठीक है, ये चीज़ होती है कि जो भी डेंसिटी होती है ना वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे वही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज़ करते हैं।
और वो कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो लिखा है एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर ऑक्यूपाइज मिनिमम वॉल्यूम एंड इज मैक्सिमम डेंसिटी। और वो मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई। ये चीज़ याद रखना, ये ग्राफ भी याद रखना अगर हो सके तो, नहीं तो ये चीज़ तो हमेशा याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की वॉल्यूम मिनिमम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है मेरे भाई। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बात आती है यार कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री के सवाल खूब आते हैं इस चैप्टर से। अब देखो कैलोरीमेट्री बेसिकली होता क्या है, मेजरमेंट ऑफ हीट को कैलोरीमेट्री बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है मेरे भाई। ये कन्वर्जन याद रखना, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब पहले तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहती है, देखो इसे मैं ना एक तुम्हें एग्जांपल दे करके बताता हूँ। पहले तो स्टेटमेंट तो मतलब बोर्ड्स वगैरह के लिए या पेपर वगैरह के लिए रट लो, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ना फील लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली ये कहती है कि जैसे मान लो मेरे पास 1 ग्राम पानी है और वो पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया मैंने। ठीक है, और 1 ग्राम पानी है। ठीक, अब मुझे उस पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब 1 डिग्री बढ़ाना है। 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस मुझे उस वाटर का टेम्परेचर करना है। तो जितनी हीट दे करके मैं उसका टेम्परेचर 25 से 26 करूँगा, बस उतनी ही हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम पानी के लिए। अब 1 ग्राम पानी नहीं, कोई भी अदर मटेरियल हो सकता है, बट मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है ना, फिर से बता देता हूँ। जैसे मेरे पास 1 ग्राम पानी है और उस 1 ग्राम पानी का ज़रूरी नहीं 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर हो। मैं मान लेता हूँ उस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और मुझे टेम्परेचर 20 से 21 करना है, मतलब 1 बढ़ाना है। ठीक है, 1 डिग्री बढ़ाना है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर। तो जितनी हीट दे करके उसका टेम्परेचर 20 से 21 हो जाएगा, बस वही हीट मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है 1 ग्राम पानी के लिए। ठीक है, अब 1 ग्राम का निकल आया तो यार तुम होशियार हो बंदे, फिर तो तुम कितने भी ग्राम का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली C = Q/m∆T होता है। लेकिन इस तरह से याद मत करो, इसको तुम हीट की फॉर्म में याद करो, Q = mc∆T। इसमें जो C है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q हीट है, M मास है और ∆T चेंज इन टेम्परेचर है। अब देखो यार यहाँ पर क्या होता है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तुम कहोगे कि याद करें, याद मत करो, लेकिन थोड़ा अच्छे से देख लो, याद बनी रहेगी तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन याद मत करो, ये सवाल में गिवन होती है, ये मैंने बस एक रेफरेंस के लिए ये दे रखी है। और आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 0.5 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। दूसरी यार इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो गुड कंडक्टर्स की काफ़ी कम होती है, काफ़ी लो होती है। फॉर एग्जांपल यार कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये देखो नीचे लिखी है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और यार अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है ना, तो जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है तब क्या होता है, देखो अपने सिलेबस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हम पढ़ेंगे जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए तब। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरह के सवाल जेई में ज़्यादा आते हैं, नीट में तो आने की संभावना बहुत कम है और बोर्ड्स में आने की थोड़ी बहुत संभावना है, पर जेई में बहुत आते हैं। इसमें देखो क्या होता है कि जब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है, मतलब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करने लगे। ठीक है ना, तो जैसे Q = mc∆T, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, ∆T मतलब dt। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि Q की जगह हम dQ लिख देते हैं, मतलब छोटे से टेम्परेचर के लिए छोटी सी कोई हीट dQ चेंज हुई, तो बेसिकली क्या करो dQ = mc∆T, ∆T की जगह dt लिख दिया, Q की जगह dQ लिख दिया। अब छोटे छोटे dQ यानी छोटी छोटी हर एक हीट को ऐड करो तो टोटल हीट बन जाएगी यानी Q। और बेसिकली क्या होता है, मास तो कांस्टेंट होता है, ये बात तो आपको पता है ना केवल अर्थ बल्कि किसी भी सोलर सिस्टम में, किसी भी मतलब पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, मास तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मास को कर लो इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रल के अंदर किसको डाल दो C/dt को, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर लो T1 से T2 तक। ठीक है, जो टेम्परेचर 1 हो वो वहाँ से लेकर टेम्परेचर 2 तक। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाता है जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये थोड़ी ब्राइटनेस आ गई थी यहाँ पे, तो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मैंने बता दिया। अब इसमें देखो क्या होता है, कैलोरीमेट्री से जुड़े हुए सवाल आते हैं और उसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है क्या, कि जितनी हीट हॉट बॉडी की हीट होती है
वही कोल्ड बॉडी। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो हॉट बॉडी जो होती है वो हीट लॉस करेगी और कोल्ड बॉडी जो होगी वो हीट गेन करेगी। खुद सोचो, जो हॉट बॉडी है वो तो है ही हॉट, अब वो क्या करेगी, वो अब हीट को लॉस करेगी। और कोल्ड बॉडी क्या है, वो कोल्ड है, वो हीट को गेन करेगी। तो हीट ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस अंटिल बोथ बॉडीज अटेन सेम टेम्परेचर। हीट ट्रांसफ़र तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यही प्रिंसिपल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम यही फंडा लगाते हैं। जो भी हॉट बॉडी होती है उसे अलग लिख लो, जो कोल्ड बॉडी होती है उसे अलग लिख लो, और हॉट बॉडी से हीट लॉस करवा दो, कोल्ड बॉडी को हीट गेन करवा दो, आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और तब तक ये हीट ट्रांसफ़र चलता रहता है जब तक दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। इसके बाद यार बात आती है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी की। अब देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज़ है, हीट कैपेसिटी अलग चीज़ है। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। ठीक है, और हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इसीलिए आप देखो मैंने बड़ी सी बनाई है। और ये हीट कैपेसिटी जो है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होती है। अब डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो कैपिटल सी की वैल्यू एम सी आ गई। यहाँ पे जो स्मॉल सी है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जो कैपिटल सी है वो हीट कैपेसिटी है। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान से देख लेना, ये भी आता है। इसके बाद यार बात आती है वाटर इक्विवेलेंट की। अब यार ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, जैसे इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो किसी बॉडी, कोई भी हमारे पास बॉडी है ए, उसका मान लो सवाल में दे दिया कि इसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 ग्राम वाटर की जो हीट कैपेसिटी होगी वही इस ए बॉडी की हीट कैपेसिटी है। यानी कि पता है वो ना थोड़ी चालाकी से इस चीज़ को लिखता है, वो डायरेक्टली ये नहीं बताएगा कि बॉडी ए की हीट कैपेसिटी डायरेक्ट नहीं देगा, वो बॉडी ए की हीट कैपेसिटी वाटर की फॉर्म में देगा। यानी ऐसे दे देगा कि बॉडी ए की हीट कैपेसिटी, ये मतलब बॉडी ए का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, बस ये दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम वाटर की जो हीट कैपेसिटी होगी, समझना बात को, फिर से बता देता हूँ। जैसे उसने दे दिया बॉडी ए का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम वाटर की जो हीट कैपेसिटी होगी वही हीट कैपेसिटी बॉडी ए की है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो हीट कैपेसिटी वाटर की होगी 10 ग्राम वाटर की, वही हीट कैपेसिटी बॉडी ए की है। अगर इस तरह से दे रखा है, ज़रूरी नहीं है बॉडी ए की वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम हो सकता हो, 20 ग्राम हो, 40 ग्राम हो। तो जो भी 40 ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी होगी वही हीट कैपेसिटी बॉडी ए की होगी। ये वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है। ठीक है, एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम ए सी ए। एम डब्ल्यू मतलब वाटर का मास, सी डब्ल्यू मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एम सी, स्मॉल सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी मतलब हीट कैपेसिटी। तो एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम ए सी ए। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इस बात को आराम से समझ लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। लेटेंट हीट का यार सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हमारे पास मान लो आइस है, आइस का टेम्परेचर सब जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आइस जब वाटर में मेल्ट होती है, यानी वाटर में मेल्ट होकर के वाटर बनती है, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से मेल्ट हो जाए और वाटर का टेम्परेचर 0 से ज़्यादा हो जाए, यानी 2 या 5 या 6 या 7, मतलब ऐसा नहीं होता कि आइस वाटर में मेल्ट हो जाए और तुरंत वाटर का टेम्परेचर 0 से ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आइस मेल्ट ज़रूर होती है वाटर में, लेकिन जो टेम्परेचर आइस का होता है 0, वही टेम्परेचर वाटर का भी रहता है कुछ देर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। बाद में सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो बेसिकली ये होता है कि हम देखते हैं कि यार आइस का टेम्परेचर 0 था, आइस मेल्ट होकर वाटर बनी तो उसका टेम्परेचर भी 0 रहा। तो बेसिकली हुआ क्या, टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, तो मतलब आइस को हीट मिली कहाँ से, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो आइस को हीट कहाँ से मिली, तो वही लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट का मतलब तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर तो सेम है, यानी आइस भी 0 पे थी और जब आइस मेल्ट होकर वाटर बनी वो भी 0 पे, तो हम देखते हैं टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं तो आइस मेल्ट कैसे हुई।
तो आइस को मेल्ट कराने के पीछे यही लेटेंट हीट होती है, यानी छिपी हुई हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब छिपी हुई हीट, यानी कि ऐसी हीट जो कि हमें टेम्परेचर बढ़ते हुए फॉर्म में नहीं दिखती, लेकिन वो क्या करती है, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देती है। बेसिकली लेटेंट हीट जो होती है वो स्टेट चेंज करने के लिए काम आती है, यानी कि आइस को वाटर बनाने के लिए और वाटर को वेपर बनाने के लिए। इसी तरह जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले वाटर रहता है, उसके बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर भी 100 रहता है, वेपर का भी 100 रहता है। तो बेसिकली हीट कहाँ गई, हीट जो है मतलब टेम्परेचर तो सेम है, वाटर का भी 100 है, वेपर का भी 100 है, लेकिन इस लेटेंट हीट ने स्टेट चेंज कर दिया। कहने का मतलब वाटर लिक्विड को स्टीम में बना दिया। इसी तरह इसने आइस को वाटर में बना दिया, आइस को लिक्विड में बना दिया, मतलब सॉलिड को लिक्विड में बना दिया। तो लेटेंट हीट जो होती है वो किसी भी मतलब ऐसी हीट है जो कि स्टेट चेंज कर देती है, मैटर का स्टेट चेंज कर देती है। मैटर का क्या कर देती है, इस बात को याद रखना, मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी, जो कि मैटर का स्टेट चेंज कर देती है, ये होती है लेटेंट हीट। इसका फॉर्मूला बेसिकली आप लोग क्यू के टर्म्स में याद रखो। देखो मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी आपको क्यू के टर्म्स में याद करवाया, क्यू इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। इसी तरह आप लेटेंट हीट का भी फॉर्मूला क्यू के टर्म्स में याद रखो, क्यू इक्वल्स टू ML। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी जूल पर केजी होती है। अब देखो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है बट आप नोट कर लेना, सुनो ध्यान से। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तब 80 कैलोरी की हीट लगती है, और वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तब 540 कैलोरी की हीट लगती है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट अपना ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो की क्वालिटी लो लगी हो तो आप जानते ही हो क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाती है, क्वालिटी बढ़ा के देख लिया करो। ठीक है, 480p या फिर 720p पे देख लिया करो यार। ठीक है, कुछ नहीं है यार, बस केवल और केवल करके आपको अपने नोट्स मेंटेन करने, जो भी फॉर्मूलाज में लाया हूँ उनको नोट कर लो, धड़ाधड़ फॉर्मूलाज लगाओ, कैपलर सेकेंड लो, थर्ड लो, इसके भी वीडियोस पड़े हुए हैं यार, देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।